अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम अपना जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 10। ठीक है। जिसका नाम है जी मुसारफ़े पैदाइश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस बुक में अगर कहा जाए कि 50% जो है वो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले चैप्टर्स में जो है वो एडम स्मिथ की और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की जो डेफिनेशंस आ जाती हैं। फिर जो है वो तलब आ जाती है, फिर रसद आ जाती है, फिर उसकी लचक के चैप्टर्स आ जाते हैं। तो मतलब 50% का जो कोर्स है वो बेसिक जो थे उनमें गुजर गया। अब जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन पार्ट है, जो मेजर पोर्शन है, सॉरी, वो जो है वो डिपेंड करता है आपके कंज्यूमर और जो फार्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो फार्म उसमें आप मैं हमने पढ़ा था मंडी की डिफरेंट कंडीशन है। उसमें हो गया आपका मुकम्मल मुकाबला, उजारादारी, और तीसरी कंडीशन है नामुकम्मल मुकाबला। तो उन तीनों कंडीशंस को डिफरेंशिएट करने का या उनमें मतलब उसको उर्दू में अगर मैं कहूँ कि उनमें फ़र्क करने का जो बेसिक टूल है वो दो हैं। एक तो रेवेन्यूज़ जो हैं वो हैं, और एक जो है वो मुसारफ़े पैदाइश है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आपने इस पे जितना भी हो सकते वेरी 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 वो लिख लो कि ये चैप्टर इतना ज़रूरी है। इसलिए मैं भी कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है वो बताऊँ। और आप भी जो है वो थोड़ी सी कोशिश करना कि इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आई तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। तो मुसारफ़े पैदाइश, इंग्लिश में इसको कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और उर्दू में इसका नाम है जी मुसारफ़े पैदाइश, और दूसरा नाम है इसका लागत पैदाइश। अक्सर जो है वो लागत पैदाइश लिखा होता है या मुसारफ़े पैदाइश, दोनों तरीक़ों से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, लागत और सारिफ दोनों से मुराद एक ही है। अच्छा, सबसे पहले इसका लिखा हुआ है मफ़हूम और इक़साम। इसके मफ़हूम की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मफ़हूम में आ जाता है कि इससे क्या मुराद है और ये कॉन्सेप्ट किधर से आया है। तो मैंने आप लिखा हुआ है यहाँ, किसी भी फर्म को शय की पैदावार के लिए आमलीन पैदाइश की मुख्तलिफ इकाइयाँ दरकार होती हैं। ये लाइन जो है ये तो मतलब आपको पता ही है कि जब भी कोई फर्म जो है वो कोई चीज़ बनाने के लिए सोचती है, चीज़ बनाना शुरू करती है। जैसे कि अगर हम अक्सर जो है वो मैं आपकी क्लास में एग्जांपल लेती हूँ कि हमने जो है वो कोई कारोबार शुरू करना है और हमारी सारी क्लास जो है वो लेबर है। तो और हमारे जितने भी डाइस वगैरह होते हैं वो हमारी मशीनरी को अगर हम कंसीडर कर लें तो हम क्या है, हम कोई ना कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मुसाफ़े पैदाइश का मफ़हूम के बाद जो है वो उसकी एक इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, उस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है आपके जो है वो आपको पता है। एक इक्वेशन का जो है एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने सी लिखा हुआ है। सी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे? लागत पैदाइश या मुसारफ़े पैदाइश। तो लागत या मुसारिफ है उर्दू में इसका जो मतलब है। और इंग्लिश में जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसलिए हमने कॉस्ट का जो है वो सी जो है वो लिखना होता है। तो जब भी सी लिखा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये हमारी कॉस्ट है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है? कंजम्पशन के लिए भी सी है और कॉस्ट के लिए भी सी है। तो इसलिए कॉस्ट को हमेशा टी सी, एवरेज कॉस्ट को ए सी, मार्जिनल कॉस्ट को एम सी। ठीक है, तो कॉस्ट के लिए जो है वो जस्ट सी की जगह साथ हम उसके टी भी जो है वो मोस्टली मेंशन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वैसे तो ऑब्वियस बात है कि जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो सी है, और जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है x1 इन टू, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इनटू इसको आप जो है वो डॉट के साथ भी लिख सकते हो और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ब्रैकेट के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इसका x1 जो है बुक में x1 लिखा हुआ है इनटू प्राइस ऑफ x1 लिखा हुआ है। मैंने x1 को जो है वो आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया कि फ़र्ज़ करो आपको जो पहला आमले पैदाइश चाहिए होता है वो सबसे पहले चाहिए होती है ज़मीन। तो x1 जो है वो क्या है? आपकी ज़मीन है। प्राइस ऑफ x1 से क्या मुराद है? ज़मीन की कीमत।
तो ज़मीन की कीमत क्या है? ज़मीन की कीमत आपको जो है वो किस फॉर्म में देनी पड़ती है? आपको रेंट की फॉर्म में देनी पड़ती है। तो रेंट को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? लगान। यानी कि आपने कितनी ज़मीन खरीदी है, ज़मीन की मिकदार को मल्टीप्लाई कर देना है कि वो ज़मीन कितने की आई है। फ़र्ज़ करो मैंने 5 या 10 मरले का जो है वो मकान ख़रीदा है, ठीक है, 10 मरले का मकान। तो ज़ाहिर बात है एक मरले में एक मरले का कितना रेंट होगा? फ़र्ज़ करो 10,000 है, तो मैंने 10 मरले ख़रीदा है, तो मुझे क्या है 10,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, इधर मैं 10,000 लिख लूँगी कि मुझे पर मरला यानी कि एक मरले के लिए मुझे फ़र्ज़ करो 10,000 पे करना पड़ता है। तो मैंने 10 मरले ख़रीदा है, तो 10 को जो है वो हम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है वो लागते पैदाइश आ जाएगी, हमारे कॉस्ट आ जाएगी, हमारे मसारिफ आ जाएंगे जो हम ज़मीन को ख़रीदने पर लगा रहे हैं, ठीक है। सेकंड मैंने लिखा हुआ है X2 मतलब दूसरा आमले पैदाइश जो हमने ख़रीदना है। तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करो मेरे पास मेहनत है, ठीक है। मेहनत क्या है? लेबर, जो मज़दूर होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो इकोनॉमिक्स में एल से डिनोट किया जाता है। आप मेहनत भी लिख सकते हो, आप एल भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई किया हुआ है प्राइस ऑफ X2 के साथ, यानी कि मेहनत की कीमत। अब जारी बात है मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट तो आएगी नहीं, मेहनत जो है वो अपनी क्या लेगी? काम करके उजरत लेगी। तो मेहनत की कीमत यानी कि उसको जो मैंने उजरत पे करनी है। फ़र्ज़ करो यहाँ भी जो है मैंने एक्सिस की अगर हम क्वांटिटी लें, तो फ़र्ज़ करो मैंने जो है वो 50 बंदे लगाए हैं, ठीक है। मेरी लेबर मैंने कितनी लगाई है? 50। और एक जो बंदा है वो पर डे का मुझसे मांग रहा है 500 रुपया, ठीक है। तो 50 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 500 के साथ, तो ये जो टोटल आएगा ये आपके पास आ जाएगा आपकी मेहनत को ख़रीदने पे आपकी जो कॉस्ट है, आपके जो मुसारफ़े पैदाइश हैं, आपकी जो लागत पैदाइश है वो आ जाएगी, ठीक है। इनको हमने साथ में क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि ये x इंटू PX1 क्या है? जो पहला अमले पैदाइश लगाया था उसकी लागत आ जाएगी, जमा हमने करना है जो हमने दूसरा लागत पैदाइश कितने लिए और वो कितने का आया उसको प्लस कर देना है। प्लस तीसरा मैंने अमले पैदाइश जो हमें हमारा होता है, मैंने सरमाया लिखा है कि सरमाया यानी कि कैपिटल को हमने अगर ख़रीदना है, फ़र्ज़ करो मैंने 50 बंदे हैं, तो फ़र्ज़ करो मैंने 50 मशीनें ही ख़रीदनी है ताकि 50 बंदे 50 मशीनों पे काम कर सके। और मशीन, एक मशीन आपको पता है वो 500 की तो नहीं आएगी, वो तो ज़्यादा महंगी आएगी। फ़र्ज़ करो एक मशीन जो है वो 50,000 की है, ठीक है। और मैंने कितनी मशीनें खरीदनी है? 50। तो 50,000 को हम 50 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल आएगा वो मैं इधर मेंशन कर दूंगी। तो वो मेरा खर्चा आएगा, वो मेरी लागत पैदाइश होगी, वो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, किस पे? सरमाए को खरीदने पे। प्लस के साथ साइन के साथ अप टू सो ऑन XN इंटू प्राइस ऑफ X1 मैंने कर दिया है। इससे क्या मुराद है कि आपको जो है वो जितने भी आप लागत पैदाइश खरीदोगे तो उन सब पे जितना भी खर्चा आएगा आप उन सब को जो है वो इसमें प्लस करते जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं अगर इन सब को प्लस करूँ तो फ़र्ज़ करो मेरे पास आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है वो हमारा कल जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे मुसाफ़े पैदाइश होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और उसकी एक इक्वेशन थी, ठीक है ना। वो मैंने आपको समझाई थी कि उसका क्या मतलब है। आज जो है वो हमने मुसाफ़े पैदाइश की मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में जो है वो बात करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कुल्ली मसारिफ़, ठीक है। कुल्ली मसारिफ़ को जो है वो टोटल कॉस्ट यानी कि TCB कहा जाता है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट, इनसे मुराद ऐसे अखराजात हैं जो किसी फर्म को शेयर किए ख़ास मिकदार पैदा करते वक्त बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वही मतलब आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो लागत पैदाइश है उसकी तारीफ लिखी हुई है। इसको सिंपल C भी कह देते हैं, कॉस्ट भी कह देते हैं और इसको टोटल कॉस्ट भी कह देते हैं। यानी कि तमाम आमलीन पैदाइश को ख़रीदने में आपको जितने भी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जितने भी मसारिफ बर्दाश्त करने पड़ेंगे लागत पैदाइश, वो हम कुल्ली मसारिफ कहलाते हैं, टोटल कॉस्ट होती है। मसलन ज़मीन की कीमत,
ठीक है, आपने सबसे पहले कोई कारोबार शुरू करना है तो सबसे पहले जो आपको ख़रीदना पड़ता है वो ज़मीन खरीदनी पड़ती है। तो ज़मीन की कीमत या तो आप सारी की सारी ज़मीन खरीदते वक्त आपने जितने की भी ख़रीदनी है वो दे दोगे, या अगर जो है फ़र्ज़ करो हमने कोई कारोबार करना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ज़मीन खरीद सकें, तो हम क्या करते हैं, हम किराए पे पट्टे पे जो है वो ज़मीन ले लेते हैं। तो उसका फिर हमें क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है, और रेंट को किराए को जो है वो इकनॉमिक्स में लगान कहते हैं। दूसरा मैंने लिखा हुआ है कर्जे का सूद। ठीक है, फर्ज करो मेरे पास इतना पैसा नहीं था तो मैंने कोई कारोबार शुरू करना है तो मैंने किसी से कर्जा ले लिया है। तो कर्जे का फिर आपको पता है कि अगर आपने किसी से लिया है, और किसी जो है वो बैंक होता है, बैंक से अगर आपने कर्जा लिया है तो बैंक जो है वो आपको उसके बदले में आपको उसको सूद देना पड़ेगा। खाम माल खरीदना है। ठीक है, अब आपके पास ज़मीन भी आ गई, आपके पास पैसा भी आ गया, अब आपने क्या करना है, रॉ मटेरियल खरीदोगे, खाम माल खरीदोगे। ठीक है, और क्या है, मशीनरी खरीदोगे, उसकी कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है, मजदूरों को लगाओगे, मजदूरों को क्या देनी पड़ेगी, उजरत देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपने कारोबार शुरू कर लिया, मशीनरी यूज़ हो रही है, मजदूर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, आपका कर्जे का जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कर करा के आप क्या है, पैदावार किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करके फिर आपको फिर फर्दर क्या करना पड़ता है, वो चीज़ मंडी में भेजनी पड़ती है। मंडी तक उसकी रसाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जारी बात है नकलो हमल के अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फिर आपको उसकी नशरो अशात, ठीक है ना, जिसको हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं, पब्लिसिटी कहते हैं, उस पर भी जो है वो आपको मसारिफ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो है ना, इसको हम टोटल कॉस्ट कंसीडर करेंगे, कुल्ली मसारिफ। अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर फर्म की ज़मीन और सरमाया अपना भी हो फिर भी लगान और सूद वगैरह फर्म की लागत पैदाइश में शामिल किए रहते हैं, वो इसलिए कि आजर या सनतकार खुद कारोबार ना भी करता तो दूसरों से ज़मीन का लगान और सरमाए का सूद वसूल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट है कि मैंने ज़मीन जो है वो, बल्कि एक कंडीशन तो ये है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मुझे ज़मीन चाहिए, मैं या तो ज़मीन सारी खरीद लूँगी या फिर मैं वो जो है वो किराए पे खरीद लूँगी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि फ़र्ज़ करो मैंने ज़मीन जो है वो मेरी अपनी ही थी, जैसे कि गाँव वगैरह में लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, तो ज़मीन अपनी ही थी, उसी पे उसने कारोबार शुरू कर लिया। ठीक है, और आपने जो ऑर्गेनाइज़र रखना होता है, जिसको हम नाजिम कहते हैं, चौथा अमरीन पैदाइश, वो भी नहीं रखा, वो भी मैंने जो है वो खुद ही कारोबार शुरू कर लिया है, तो मुझे उसको भी नहीं, उसके फॉर्म में भी जो है वो पैसा जो है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो मेरे मसारिफ बच गए। लेकिन वो भी इस फॉर्म में आपके मसारिफ बन सकते हैं कि देखो वो जो ज़मीन है जो कि मैं अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, वही अगर मैं किसी और को किराए पर देती, किसी और को वो ज़मीन बेच देती, तो मुझे जो है वो हर महीने किराया आना था, वो अब मैं नहीं ले रही, तो मुझे क्या है, कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। ठीक है, मुझे मसारिफ बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं उस फॉर्म में कि अगर वो मैं किसी और को देती तो मुझे वो पैसा मिलना था, लेकिन अब वो मैं अपने ही कारोबार के लिए ज़मीन इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे वो अब नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह से जो है इनको मुसारिफ कंसीडर किया जाता है। इसी तरह फर्म के मुसारफे पैदाइश में आजर का मामूली मुनाफा भी शामिल किया जाता है। मामूली मुनाफा इस मुआवजे के बराबर होता है जो आजर किसी और अदारे से बतौर मैनेजर वसूल कर सकता हो। तो अगर मैंने फर्ज करो मैं हूँ, दूसरी बात मैंने की कि मैं हूँ, मैंने अपने ही ज़मीन पे खुद ही कारोबार शुरू कर लिया, तो मैं खुद ही उसका नाजिम हूँ। तो ये भी मसारिफ इस तरह से होंगे कि अगर मैं कहीं और काम करती, ठीक है, तो मुझे वहाँ से बतौर मैनेजर या बतौर ऑर्गेनाइज़र मुझे पैसा मिलना था, अब मुझे वो नहीं मिल रहा क्योंकि मैं अपना ही कारोबार कर रही हूँ। तो इस तरह से भी ये एक टाइप के आपको मसारिफ, मतलब आपको इसको वैसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मुतबादल मसारिफ होते हैं कि आप एक जगह वो पैसा कमा सकते थे लेकिन आप वहाँ पे नहीं हो, आप कहीं और जगह यूटिलाइज हो रहे हो, तो आपको जो है वो जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जो चीज़ कुर्बान करनी पड़ रही है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मुतबादल मसारिफ की फॉर्म में आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जी, कुल्ली मसारिफ की फर्दर दो टाइप्स हैं। तो कुल्ली मसारिफ जो है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक जो है, एक को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं और एक जो होती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट का उर्दू में उसका मतलब है मुअय्यना मसारिफ। फिक्स्ड मतलब
कांस्टेंट, मुअय्यन, फिक्स हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे। इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी वैसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ये मुतगय्यरा मसारिफ है, यानी कि वेरिएबल। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? वेरिएबल का मतलब क्या है? मुतगय्यर का आपको पता है कि जो तब्दील हो सकता है, ठीक है। तो ये वो वाले मसारिफ हैं जो कि तब्दील हो सकते हैं, और मुअय्यना मसारिफ कौन से होंगे? जो कि तब्दील नहीं हो सकते हैं, फिक्स्ड हैं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का मैंने लिखा हुआ है कि ये मुस्तकिल नोयत के मुसारिफ होते हैं, ठीक है। ये मुस्तकिल नोयत के मुसारिफ होते हैं, और हर फर्म को, और सॉरी किसी भी फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये क्या है? मुस्तकिल है, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आपको अगर आपने कोई कारोबार की एक्टिविटी शुरू की है तो ये वो वाले मुसारिफ हैं जो कि आपको हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आप कारोबार में कोई एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको ये जो मुसारिफ हैं ये बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। मसलन ज़मीन की कीमत, मतलब आप ज़मीन खरीदोगे तो ही कारोबार शुरू करोगे ना। तो आप फ़र्ज़ करो आपने अगर कोई दुकान भी डालनी है, कोई दुकान शुरू करनी है, मतलब आपने कोई कपड़े की फ़र्ज़ करो दुकान का काम शुरू करना है, तो मुअय्यना मसारिफ कौन से होंगे? जो आपने ज़मीन की कीमत अदा की, या अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो आपने ज़मीन की कीमत अदा की है। अगर आपने ज़मीन नहीं खरीदी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उस इमारत का, बिल्डिंग का किराया देना पड़ेगा। और किराया जो है वो आपको पता है हर हाल में देना पड़ता है, और हर महीने देना पड़ता है। आप अंदर जो है आपका कपड़ा सेल हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, उनको जो है वो मालकान को इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होता। वो हर महीने आपसे इमारत का किराया जो है वो वसूल करते ही करते हैं। तो इमारत का किराया क्या है? ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपको हर हाल में बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें, अगर फ़र्ज़ करो हमने जो दुकान है उस पर 4 बंदे जो हैं वो लगाए हुए हैं, और वो परमानेंटली उस पर परमानेंट वो मुलाजमीन है, परमानेंट जो है वो लेबर है उसकी। अब वो क्या है, अगर किसी दिन कपड़ा ज़्यादा सेल होगा उनको तब भी पे उतना ही किया जाएगा। अगर उनको कपड़ा कम लेने वाले आए हैं उनको फिर भी हमें तनख्वाह देनी पड़ेगी। किसी दिन कोई भी कपड़ा लेने के लिए नहीं आया फिर भी मुस्तकिल मुलाजमीन को हमें तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। मतलब हमारा कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा, ये जो कॉस्ट है उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये वो वाले मसारिफ होते हैं जो कि आपको हर हाल में बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। तो मुस्किल मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो हमें हर महीने देनी ही देनी होती है। हमारा कारोबार मंदे में जा रहा है नहीं जा रहा, इनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, इनको जो है इनका दूसरा नाम जो है इनको ज़मनी मुसारिफ भी कहा जाता है। ये एक नाम आपने याद करना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी इसको कहते हैं, ज़मनी मुसारिफ उर्दू में। तो ये आपका MCQs आ सकता है कि मुअय्यना मुसारिफ का दूसरा नाम क्या है। तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, मुतगय्यरा मुसारिफ, ज़मनी मुसारिफ, इस तरह से, ठीक है। तो आपने जो है इस चीज़ को अंडरलाइन अपनी बुक पे जो है वो अंडरलाइन कर लेना है कि मुअय्यना यानी कि फ़िक्स्ड कॉस्ट को ही हम ज़मनी मुसारिफ भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी मुतगय्यरा मसारिफ। मुतगय्यरा मसारिफ मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये फिक्स जो है वो तो चेंज होनी नहीं ना, वो तो मुस्तकिल नोयत के होते हैं। मतलब आपको पहले से पता होता है कि आपने बिल्डिंग का किराया कितना देना है, ठीक है। आपको पहले से पता होता है कि मैंने कितने बंदे रखे हुए हैं, जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं उनकी कितनी कितनी मैंने तनख्वाह देनी है, ठीक है। तो ये वाले मसारिफ जो हैं ये तो फिक्स होते हैं, ये तो आपको हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुतगय्यरा मसारिफ जो होते हैं इनको जो है वेरिएबल कॉस्ट इसलिए कहा जाता है। ये ऐसे मसारिफ होते हैं जो आपको इस सूरत में बर्दाश्त करने पड़ेंगे अगर आपका कारोबार चल रहा हो, वगरना नहीं। मतलब अगर आपका कारोबार चल रहा है तब आपको जो है ये मसारिफ बर्दाश्त करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको ये बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। मसलन ये जो हमारे होता है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा है नहीं इसकी एग्जांपल जो है वो फ़र्ज़ करो कि खाम माल की कीमत, ठीक है। खाम माल की कीमत क्या होगी, इधर लिख देती हूँ, खाम माल की कीमत। अच्छा, खाम माल की कीमत से क्या मुराद है? अगर फ़र्ज़ करो मैंने वही दोबारा से वही एग्जांपल आ जाती है माइंड में कि कपड़ा बनाना है, तो अगर मैं कपड़ा बनाऊंगी तब जो है वो मैं खाम माल की कीमत मुझे पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने पीछे से रॉ मटेरियल कोई भी लेके आना है, सादा कपड़ा लेके आऊँगी वाइट, तो खाम माल की कीमत मुझे कब बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जब मैं कारोबार मेरा चल रहा है,
ठीक है। तो फिर क्या करूँगी, मुझे खाम माल चाहिए, खाम माल के साथ और क्या चाहिए, फ़र्ज़ करो मैंने मशीन की मरम्मत करवानी है, ठीक है, मशीन की मरम्मत के लिए, ठीक है। और क्या है, आपका जो ये बिजली वगैरह का बिल, ठीक है, आपके अगर वहाँ सुई गैस यूज़ हो रही है, ठीक है, आपका बिजली वहाँ यूज़ हो रही है, तो ये कौन सा, ये सारे जो बिल होंगे ये भी आपको तभी बर्दाश्त करने पड़ेंगे जब आपकी फर्म में एक्टिविटी हो रही है। अगर आपकी फर्म में कारोबार नहीं चल रहा, मतलब फर्म बंद पड़ी हुई है, तो फिर आपको ये बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह आर्जी मुलाजमीन, ठीक है, ये आर्जी मुलाजमीन कौन से होते हैं, जो आर्जी तौर पे आप रखते हो। तो आर्जी मुलाजमीन आप कब रखते हो, जब आपका कारोबार चल रहा होता है, जब आपकी बनाई गई कपड़े की डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि हर कोई जो है वो आपके कपड़े की डिमांड कर रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास मुश्किल मुलाजमीन तो होते हैं, लेकिन आप आर्जी तौर पर और लोगों को हायर कर लेते हो कि जी जो बढ़ी हुई डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने ज़्यादा कपड़ा बनाना है, ठीक है। तो जितने भी आपकी मशीन की मरम्मत के लिए आपको खर्चात बर्दाश्त करने पड़ेंगे वो भी इसी में आ जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। खाम माल की कीमत, ये खाम माल की कीमत भी पहले मैंने बता दिया कि अगर आप कपड़ा बनाओगे तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर आपका कारोबार बंद पड़ा हुआ है, आपके कपड़े की डिमांड नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको जो है ये बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपकी बनाई गई चीज़ की क्वांटिटी की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आपको ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप जो चीज़ बना रहे हो उसकी क्वांटिटी की डिमांड कम है, तो फिर आपकी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इन्हें मुकद्दम मसारिफ भी कहा जाता है, ठीक है, प्राइमरी को उर्दू में मुकद्दम का वर्ड प्रोनाउंसिएट किया जाता है, तो प्राइमरी कॉस्ट यानी कि मुकद्दम मसारिफ भी कहा जाता है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि मुतगय्यरा मसारिफ का दूसरा नाम क्या है, तो इसको भी जो है वो आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है।